फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं एक एक न्यूमेरिकल और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट है, अब हम ये सब एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है 2.24। देखिए क्या लिखा है, When the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometer from the Earth, बोल रहा है कि अगर जुपिटर है ना हमारी अर्थ से 824.7 मिलियन किलोमीटर दूर है तो इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72 सेकेंड ऑफ आर्क। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। तो फिर से हमको फाइंड क्या करना, वही आपने देखा होगा, डिस्टेंट प्लैनेट की बातें चल रही हैं। इसका मतलब है हमें क्या फाइंड करना है इसमें, या क्या मेथड यूज करनी, तो पैरेलैक्स मेथड है ना। तो पहले जो भी दिया है देख लेते हैं। डी दिया है यहाँ पे डिस्टेंस, थीटा दिया 35.72 सेकेंड, ठीक है। तो हमको पता है कि ये सेकेंड में दिया है तो हमको बदलना पड़ेगा रेडियन में। एक सेकेंड में कितने रेडियन होते हैं, तो 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶। तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू को, तो ये रेडियन में आ गया हमारा आंसर थीटा का। अब थीटा है हमारे पास, डिस्टेंस है, तो पैरेलैक्स मेथड का यूज करेंगे। क्या होती, बी इक्वल टू डी इंटू थीटा। डी की वैल्यू डाला, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया हमारा डायमीटर। तो इतना डायमीटर होगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए मैन वॉकिंग ब्रिस्कली in rain with speed v must slant his umbrella forward making an angle theta with the vertical. A student derives the following relation between theta and v, that is tan theta equal to v, and check that the relation has a correct limit. फिर बोल रहा है कि do you think this relation can be correct, और क्या ये रिलेशन करेक्ट है, हमको ये देखना है। तो मतलब हमको क्या फाइंड करना है, करेक्टनेस। एक स्टूडेंट है जिसने एक रिलेशन फाइंड किया है tan थीटा इक्वल टू v, और हमको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन सही है। तो उसके लिए हमको करेक्टनेस वाली मेथड का यूज करना है। तो देखते हैं, पहले क्या करते थे, LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला, और उसके बाद अगर दोनों इक्वल हैं तो करेक्ट। तो पहले LHS लिखा, tan थीटा है। tan थीटा क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। tan थीटा क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, डायमेंशनलेस, इसीलिए m0 l0 t0। अब RHS में v है, v का क्या होता है l1 t-1। तो यहाँ देखिए LHS में क्या है और RHS में, तो दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये करेक्ट नहीं था। अब करेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा वो हम नीचे देख रहे हैं। LHS में डायमेंशनल फॉर्मूला 0 है, तो अगर RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला हम 0 कर दें तो मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। तो RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला 0 कैसे होगा या डायमेंशनलेस कैसे होगा, तो सेम क्वांटिटी से अगर हम डिराइव कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। देखते हैं कैसे। tan थीटा इक्वल टू v बाई यू। u को कहते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी और v को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो दोनों वेलोसिटी बाई वेलोसिटी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो ये करेक्ट फॉर्मूला हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज क्लेम्ड दैट two cesium clocks if allowed to run for 100 years, अगर 2 cesium clock को 100 यानी 100 साल तक चलाया जाए, फ्री फ्रॉम एनी डिस्टरबेंस, कोई भी डिस्टरबेंस के बिना, तो आगे बोल रहा है मे डिफर बाई ओनली अबाउट 0.02 सेकेंड, तो उनमें शायद 0.02 सेकेंड का डिफरेंस हो। What does this imply for the accuracy
of the standard cesium clock in measuring a time interval of 1 second। हमको यहाँ पे ये फाइंड करना है कि 1 सेकेंड में एरर क्या होगी। ठीक है, तो कोई घड़ी है जिसको सीजियम क्लॉक जिसको हम 100 साल तक अगर चलाएं, इसका मतलब है टी क्या हुआ, ओरिजिनल टाइम 100 इयर्स, तो उनमें डिफरेंस कितना आता है, एरर कितनी आती है 0.02 सेकेंड, तो डेल्टा टी क्या हुआ 0.02 सेकेंड, तो उसमें हमको एरर निकालनी है। ठीक है, अब रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा टी बाई टी, याद हो आपको डेल्टा ए बाई ए करते थे वैसे ही, तो एरर इन 1 सेकेंड डेल्टा टी बाई टी। अब हमको इसमें वैल्यू डालनी है, लेकिन यहाँ डेल्टा टी हमारा सेकेंड में है और टी हमारा ईयर्स में है, तो वो नहीं चलेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, किसमें, ईयर्स से हमको बदलना पड़ेगा सेकेंड में। तो क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 डेज। अब एक दिन में कितने आवर होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स। देखिए बढ़ाते जा रहे हैं, एक आवर में कितने सेकेंड होते हैं, तो 3600 सेकेंड। इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया सेकेंड में। अब इसकी वैल्यू डाल दो, डेल्टा टी की वैल्यू, फिर टी की वैल्यू, तो क्या आया ये आंसर। इसको हम थोड़ा और करेक्ट करेंगे, पॉइंट को इधर लाएंगे तो आ गया 6.45 इंटू 10⁻²। तो ये आई एरर इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.29। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। लिखा है ए लेजर इज ए सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। इसमें पहले लेजर के बारे में बताया कि लेजर होता क्या है, आपने सुना होगा लेजर लाइट, तो कैसी होती है, मोनोक्रोमेटिक, यूनिडायरेक्शनल, इंटेंस, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाने वाली, क्लियर व्यू देने वाली, ऐसा सब बताया है। तो अब क्वेश्चन आगे शुरू हो रहा है। लिखा है, मेन क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। लिखा है द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ हैज बीन ऑलरेडी डिटरमाइंड वेरी प्रिसाइसली यूजिंग ए लेजर एज ए सोर्स ऑफ लाइट। लिखा है ए लेजर लाइट बीम्ड, यहां से मेन क्वेश्चन है, ए लेजर लाइट बीम्ड एट द मून टेक्स 2.56 सेकेंड टू रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द मून सरफेस। हम एक लेजर लाइट डालते हैं तो उसको मून सरफेस से, कहां से, मून सरफेस से यहां तक वापस आने में कितना टाइम लगता है, 2.56 सेकेंड। 2.56 सेकेंड। तो बोल रहा है हाउ मच द रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो उसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी मींस डिस्टेंस क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। अब टाइम टेकन बाय लाइट टू रिटर्न फ्रॉम द मून सरफेस कितनी दिया है हमको, 2.56 सेकेंड। ठीक है, अब स्पीड क्या होती है लाइट की, तो 3 इंटू 10⁸8। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू डी बाई टी, वेलोसिटी का, तो उसमें से d फाइंड करना है तो vt हो जाएगा। अब यहाँ पे v की जगह में लाइट की स्पीड है इसीलिए c लेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ क्या हो जाएगा, d इक्वल टू सी टी। लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो कौन सा टाइम है, जब लाइट यहां से जा रही थी और वापस आ रही थी, बट डिस्टेंस के लिए तो हमको एक तरफ का ही टाइम चाहिए, इसके लिए t की जगह में हम t/2 यूज करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला में क्या आ गया, d इक्वल टू सी टी बाई 2। अब c की वैल्यू डालिए, टाइम फिर डिवाइड बाई 2, तो इतनी डिस्टेंस होगी, सिंपल। सिमिलर एक क्वेश्चन है हमारा 30, देख लेते हैं। लिखा है सोनार। अब सोनार क्या होता है, तो ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सिस्टम यूज किया जाता है सबमरीन्स वगैरह में, है ना, जो नेवी वगैरह होते हैं हमारी, उनमें सबमरीन्स में, जो पानी के जहाज होते हैं उनमें, इन सब में यूज किया जाता है, जिससे कि हम बहुत सारी बातें पता कर सकते हैं, एनिमीज लोकेशन, डायरेक्शन, ऐसा बहुत कुछ हम पता कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, इन ए सबमरीन equipped with sonar, the time delay between the generation of a probe wave and the reception of its echo after reflection from an enemy submarine is found to be 77 seconds. अब देखो क्या हो रहा है
कि जैसे ये हमारी सबमरीन है और कहीं दुश्मन की सबमरीन है। अब यहां से हम सिग्नल भेज रहे हैं तो सिग्नल जा रहा है और उससे टकरा के वापस आ रहा है, तो इसमें जो टाइम लग रहा है वो 77 सेकेंड है। ठीक है, फिर बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एनिमी सबमरीन। एनिमी सबमरीन की डिस्टेंस क्या होगी, यानी हमसे दुश्मन का जहाज कितना दूर है हमको ये फाइंड करना है। पानी के अंदर वहां देख नहीं सकते हम, कितना सारा फीट नीचे होते हैं। गाजी अटैक मूवी आपने देखी होगी, उसमें हमको बताया है बहुत कुछ, है ना, वैसा ही समझ लीजिए। अब यहाँ पे लिखा है कि स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1450 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड पानी में अलग होती है, कितनी होती है, तो 1450 मीटर पर सेकेंड। देखिए लिखा है टाइम टेकन बाय साउंड टू रिटर्न बैक, कितना हो जा रहा है, 77 सेकेंड। फिर लिखा है स्पीड ऑफ साउंड कितना है, v इक्वल टू 1450 मीटर पर सेकेंड। तो सेम मेथड सेम टेक्निक, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ था, वैसे डिस्टेंस ऑफ एनिमी सबमरीन। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, vt बाई 2। क्यों 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जो टाइम है वो यहां से वहां तक मतलब जाता है फिर वापस आता है, वो समय 77 सेकेंड है। बट हमको डिस्टेंस फाइंड करनी, तो टाइम एक ही तरफ का चाहिए, है ना, इसीलिए आधा कर दिया उसको। तो v की वैल्यू डाला, t डाला, डिवाइड बाई 2, तो इतने मीटर यानी किलोमीटर कितना हुआ, 55 किलोमीटर। जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि 55 किलोमीटर दूर हमारा दुश्मन है और उससे रिफ्लेक्ट होके साउंड हमको कितनी देर में मिल जा रहा है, 77 सेकेंड्स में। सिर्फ इतने कम समय में हमको पता चल जा रहा है कि हमारा दुश्मन 55 किलोमीटर दूर है ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं 2.7 नंबर, क्या है क्वेश्चन, लिखा है A student measures the thickness of a human hair by looking at it through a microscope of magnification 100। एक स्टूडेंट है जो ह्यूमन हेयर, हम लोगों के जो बाल होते हैं, उसकी थिकनेस मेजर कर रहा है और माइक्रो किससे मेजर कर रहा है, तो माइक्रोस्कोप से, जिसकी मैग्निफिकेशन है 100। मैग्निफिकेशन क्या होती है, जूमिंग पावर, ठीक है, उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। फिर बोल रहा है ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन, 20 बार ऑब्जर्व करता है, 20 ऑब्जर्वेशन लेता है एंड फाइंड्स दैट एवरेज विड्थ ऑफ हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 3.5 mm। वो मेजर करता है कई सारे ऑब्जर्वेशन, मतलब 20 रीडिंग्स लेता है और उनका एवरेज निकालता है, तो उससे उसको विड्थ मिलती है 3.5 mm। फिर बोल रहा है व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ द थिकनेस ऑफ हेयर, तो थिकनेस क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट लग रहा है, अलग फॉर्मूला लग रहा है जो हमको सीखना है। नॉर्मली आपको अगर हमको याद रखना है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, तो वो होता है इमेज टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ भी होगा मैग्निफिकेशन आपको ये याद रखना है कि इमेज टू ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला बनता है हमेशा। यहाँ पे क्या निकालना है, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया। मैग्निफिकेशन दिया है m इक्वल टू 100, ऑब्जर्व्ड विड्थ कितनी दी है, d इक्वल टू या d1 इक्वल टू कितना दिया है हमको, 3.5 mm, ठीक है। अब हमको क्या निकालनी है, रियल विड्थ निकालनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन का, इमेज टू ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज क्या बनी, तो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इमेज है ना, रियल क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट है वो रियल, तो इसीलिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व्ड विड्थ टू द रियल विड्थ, ठीक है। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता तो आप यही याद रखो, इमेज टू ऑब्जेक्ट हमेशा इस फॉर्म में लगता है। हाइट होगी तो इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, लेंथ होगी तो इमेज लेंथ टू द ऑब्जेक्ट लेंथ, विड्थ होगी तो इमेज विड्थ टू द ऑब्जेक्ट विड्थ, ऐसे यूज कर सकते हैं। इसको अगर हम नोटेशन फॉर्म में लिखे तो d1 बाई d2। अब मैग्निफिकेशन 100 है, लिख दिया, d1 की वैल्यू 3.5 है, लिख दिया, d2 निकालना है, d2 को सब्जेक्ट बनाओ तो ये आ गया। मतलब रियल विड्थ कितनी थी, 0.035 mm, और जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसकी विड्थ कितनी मिल रही थी, 3.5 mm, यानी कितना डिफरेंस आ गया, है ना। अब ऐसा ही एक थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है 2.9 लिखा है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा है द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर
ऑन ए 35 mm स्लाइड। एक स्लाइड जो है जिसमें कि कितने mm का है, 35 mm का, उसमें एक फोटोग्राफ है जिसको कितना एरिया लग रहा है, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हुआ, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बोल रहा है द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू ए स्क्रीन, द एरिया ऑफ द हाउस ऑन स्क्रीन इज 1.55 मीटर स्क्वायर। अब इस स्लाइड को हम एक स्क्रीन के थ्रू देख रहे हैं तो उसमें कितना एरिया कवर कर रहा है, वो 1.55 मीटर स्क्वायर। फिर बोलो व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट, लीनियर मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। रूट क्यों निकाल रहे, क्योंकि यहाँ एरिया से रिलेट है, सब में स्क्वायर लगा है तो हमको नॉर्मल फॉर्म में रखना है, इसलिए एरियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, इमेज टू ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.75 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इमेज मीटर स्क्वायर में ही दी है तो लिख लिया। अब इसकी वैल्यू डालिए, इमेज का एरिया, ऑब्जेक्ट का एरिया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अब इसको रूट करेंगे, अंडर रूट में डाल देंगे तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 2.16 क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रॉम एंड इज डिनोटेड बाय A⁻0 यानी एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है। लिखा है द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। साइज कितना दिया है हाइड्रोजन एटम का, 0.5 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। टोटल हमको एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। अब हमको हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक वॉल्यूम, तो हमको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा, है ना, और जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हम निकाल सकते हैं। देखिए पहले तो रेडियस कितना दिया, 0.5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से मीटर में बदल दिया। कैसे बदलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। फिर उसके बाद n, एक मोल में कितने n होते हैं, n मतलब एवोगैड्रो नंबर, एक मोल में कितने होते हैं, तो 6 पॉइंट समथिंग 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अब देखो तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम क्या होगा। तो हमको अगर एक एटम का वॉल्यूम पता हो और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने हमारे पास एटम है, तो हमको 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल क्या हमने डिनोट किया, V डैश, नंबर ऑफ एटम n, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम V। n की वैल्यू डाल दिया, वॉल्यूम क्या होगा, एटम का साइज हम स्फेरिकल कंसीडर करते हैं तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो वैल्यू डालते हैं तो सेम 4/3, पाई की वैल्यू, r की वैल्यू r क्यूब, सिंप्लीफाई किया ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है 2.17, लिखा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ मोलर वॉल्यूम। अब देखिए ये हमने एटॉमिक वॉल्यूम निकाला था, है ना, यहाँ मोलर वॉल्यूम दिया है, तो मोलर वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। अब क्या बोल रहा है, हाँ, what is the ratio of molar volume to atomic volume, मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम हमको निकालना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, तो एटॉमिक वॉल्यूम हमने निकाला है, आप वही यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सब कुछ सेम है, सेम मेथड, यहां तक का सब सेम। देखिए वही आंसर आया, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। और मोलर वॉल्यूम दिया है, इनका रेशियो निकाल लो। तो मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम है 22.4, एटॉमिक वॉल्यूम है 3.15 इंटू 10⁻⁻7।
रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।